डियर स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.5 में हम इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस हल करना सीख रहे हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को हल करना सीख रहे हैं जिसके हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करना पड़ेंगे। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा हुआ है, हम पहले इसको हल करना सीखते हैं। इंटीग्रल साइन 5x² प्लस 9x प्लस 6 ओवर x² माइनस 1 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर जिस फ्रैक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, और इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x² माइनस 1 एंड 2x प्लस 3। तो x² माइनस 1 रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जबकि सेकंड जो आपके पास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लीनियर फैक्टर आ रहा है। तो जो रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है हम उसको रिड्यूस करके फैक्टराइज करके उससे क्या हासिल कर सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। इससे पहले कि हम इसको इंटीग्रेट करें, हम इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इस फ्रैक्शंस को लेट कर लेता हूँ, लेट 5x² प्लस 9x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स आ रहे हैं ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो पहला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर x प्लस 1, सेकेंड वन x माइनस 1 और थर्ड वन हमारे पास क्या आ रहा है 2x प्लस 3। तो पहले लीनियर फैक्टर्स के ऊपर हम कांस्टेंट a लेट कर लेते हैं, सेकेंड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर कांस्टेंट b और थर्ड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर हम लेट कर लेते हैं कांस्टेंट c लेट कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 की हर टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 1 x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3। और अगर इस एलसीएम को इक्वेशन 1 की हर टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x² प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू, जब मैं इस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, हमें क्या मिल जाता है a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। और इसी तरह से अगर इस एलसीएम को मैं सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आता है b इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3, x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और इस एलसीएम को जब मैं थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है c इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो सबसे पहले हम अननोन कांस्टेंट a फाइंड कर लेते हैं। तो कांस्टेंट a फाइंड करने के लिए इसका डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 1, हम इसको पुट कर लेते हैं। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस 1, और हम x को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ कहीं भी x आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस 1 से। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x को रिप्लेस करता हूँ 5 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस कितना आ जाता है आपके पास 6, और इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3। और अगर मैं इसमें माइनस 1 से रिप्लेस करता हूँ तो हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0, तो ये सारे का सारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी x को माइनस 1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0, तो हमारे पास b और c दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। हम दोनों को रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 1 5 द 5 प्लस इंटू माइनस 9 1 द 9 आपके पास आ गया, प्लस 6 आ जाता है, और माइनस 1 और माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 कितना आ जाता है हमारे पास 1। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाता है, 6 प्लस 5 11 में से 9 निकाला जाए तो कितना आ जाता है 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस 2a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, माइनस 1 आ जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट b फाइंड करना चाहते हैं तो कांस्टेंट b का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपके पास, x माइनस 1, हम पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 इन इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से हम पहले की तरह हम इक्वेशन नंबर 2 में x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, और रिप्लेस करने के बाद अगर देखा जाए तो मैं अगर a में पुट करता हूँ इसको, तो a में 1 पुट करने से 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0, a भी 0 हो जाएगा और इसमें c भी क्या हो जाएगा 0, रह क्या जाएगा आपके पास b रह जाता है। और सिंप्लीफाई करने के बाद 5 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2
और 2 + 3 कितना आ जाता है आपके पास 5, 2 × 5 = 10 और 5 + 9 14, 14 + 6 कितना आ जाता है 20। हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद तीसरा कांस्टेंट c फाइंड करने के लिए हम पुट कर लेते हैं इसमें 2x + 3 = 0, x = कितना आ गया आपके पास -3/2 और हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ कहीं भी x आ रहा है उसको रिप्लेस कर लेते हैं -3/2 से। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 5 × -3/2 का स्क्वायर प्लस 9 × -3/2 प्लस कितना आ जाता है आपके पास 6। इसमें अगर मैं राइट साइड पे x को रिप्लेस करता हूँ इसमें -3/2 से और यहाँ भी मैं रिप्लेस करता हूँ तो a इसमें 0 हो जाता है सिंप्लीफाई करने के बाद, b इसमें 0 हो जाता है, हमारे पास रह क्या जाता है c रह जाता है और c हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसमें पहले पुट कर लेते हैं प्लस x की जगह क्या आ जाता है आपके पास -3/2 और इस x की जगह भी हमारे पास क्या आ गया -3/2। तो -3² मीन्स 9, 9 × 5 कितना आ गया हमारे पास 45 और 2² कितना आ गया आपके पास 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 × 3 = 27 ओवर कितना आ गया आपके पास 2 प्लस कितना आ जाता है 6। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया और 2 × 1 मीन्स अगर इसको मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया -1/2। इसको एलसीएम लेके मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है -5/2। इस सारे का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम कितना आ जाता है 4। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 25, 2 × 4 227 का मीन्स हमारे पास 54 आ जाता है और इस 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाता है 5/4c और इसमें 45 में से अगर 54 निकाला जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है -9 प्लस 24 किया जाए तो हमारे पास क्या आ गया 15/4 और अगर ये आ जाता आपके पास 5/4c तो c = 15/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो हमने तीनों कांस्टेंट फाइंड कर लिए, हमने कांस्टेंट a, कांस्टेंट b और कांस्टेंट b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इन तीनों को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 1 में a को रिप्लेस कर दिया -1 से, b को रिप्लेस कर दिया मैंने 2 से और c को रिप्लेस कर दिया मैंने 3 से। तो हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई थी जिसको हमने इंटीग्रेट करना है उसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए हैं। हम क्या कर सकते हैं अभी इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन ले लेते हैं। तो अगर मैं इसकी पहली टर्म को इंटीग्रेट करता हूँ तो माइनस टर्म को मैंने माइनस साइन को मैंने इंटीग्रल साइन से बाहर लिख दिया। इसी तरह से ये कांस्टेंट टर्म जो है ये इंटीग्रल साइन से कहाँ चला जाती है शुरू में चला जाती है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म 3 आ रहा था वो भी कहाँ चला जाता है इंटीग्रल साइन से शुरू में आ जाता है। तो यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में पावर रूल एंड द लॉग रूल। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन x + 1 आ रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है हमारे पास 1। तो क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या जाती है log of x + 1 + 2। इसी तरह से क्योंकि x - 1 का डेरिवेटिव मौजूद है, x - 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास log of x - 1 + 3। क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आ रहा, 2x + 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ यहाँ पर और 2 से मैं क्या कर लेता हूँ डिवाइड कर लेता हूँ। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बन गया है 2x + 3 का, तो इस 2x + 3 की इंटीग्रेशन क्या जाती है log of 2x + 3 प्लस कितना आ गया आपके पास c। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को कर लिया है। आप बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 इसका सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे इसमें।